नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 30 क्वेश्चन का आंसर आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ आप लोग मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये 30 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। देखिए, जो हमारे महातांडव वीडियो और जो PYQ का वीडियो है उसको देख करके जो गया होगा, ये लगभग आपका 27 से 28 क्वेश्चन सही करके आया होगा, क्योंकि लगभग सारा क्वेश्चन आपका PYQ के कॉन्सेप्ट और वहाँ से डायरेक्ट, और जो आपको 300 क्वेश्चन मैंने करवाया था लगभग वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो लगभग 500 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना चाहिए था, वही हुआ है। और आपका आने वाला जो आर्ट्स वालों का एग्जाम है उसमें भी देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र यानी कि PPC का आकार क्या होगा। तो देखिए, जब भी स्थिर होता है ना तो क्या हो जाता है, आपका ये स्ट्रेट लाइन बनाता है कि एक सीधी रेखा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक सरल रेखा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है, यानी कि पॉजिटिव अर्थशास्त्र से किस कथन का संबंध है, सो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, पहला है आपका सरकार को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। क्या ये अच्छी कथन है? नहीं जी। अगर बेरोजगारी भत्ता सबको देने लगा तो क्या हो जाएगा, सरकार की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, नैया गड़बड़ा जाएगा, जिस तरह से मैया योजना में नैया गड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका नकारात्मक है। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, डिमांड लोग के अनुसार तो गलत है, लेकिन ग्रिफिन वस्तुओं में ऐसा सही होता है। ठीक है, तो ये आपका सकारात्मक अर्थशास्त्र है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का B हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी व्यक्तियों के या संस्थाओं के द्वारा होता है। तो मैंने बताया था निजी किसमें रहता है, पूंजीवादी में। सार्वजनिक में क्या रहता है, सरकार के पास, और मिश्रित में दोनों के पास। ठीक है, तो यहाँ पे निजी पूछा था तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आज बिहाने कराए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि इसका क्या होता है, कह सकते हैं एक तरह से आपका PX/PY इस तरह से होता है नेगेटिव में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है। तो लग्जरी वस्तु की मांग क्या होगी, लोचदार हो सकती है, यानी कि विलासिता वस्तु जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा, लग्जरी कार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या है कि जब किस वस्तु का प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए होता है तो उस वस्तु की मांग होती है। तो उस वस्तु का मांग क्या होता है बच्चों, तो उस वस्तु की मांग होती है आपका पूर्णतः लोचदार। ठीक है, सॉरी लोचदार। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 का C। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समूह उत्पाद वक्र रेखा की ढाल होती है। तो समूह उत्पाद रेखा की ढाल आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण कौन सा है, यानी कि लागत जो परिवर्तन होते रहे। तो मैंने आपको इससे PYQ में था, वहाँ पे करवाया हुआ था। तो कच्चे माल की लागत ये तो बदलती रहता है भाई साहब। मकान का किराया, ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जाकर के बदलता है, 5 साल में, 10 साल में। क्या मकान मालिक तुरंत किराया बढ़ा देता है? नहीं ना बढ़ाता भाई साहब। तो ये आपका परिवर्ती लागत नहीं है, एक आपका स्थिर लागत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या था कि निम्नलिखित उत्पादन फलन पर विचार करें। यहाँ पे आपका उत्पादन फलन दिया गया है। ठीक है, देख सकते हो श्रम जब आपका क्या है, आपका 4 इकाई है और आपका पूंजी 7 है तो उत्पादन कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। जब श्रम आपका क्या है 12 है और पूंजी आपका 21 है तो यहाँ पे उत्पादन कितना हो रहा है, तो आपका यहाँ पे 75 हो रहा है। देखिए यहाँ पे श्रम को कितना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं। आपका ये भी यहाँ पे पूंजी भी 3 गुना कर रहे हैं, तो उत्पादन भी आपका 3 गुना हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका साधन को जिस अनुपात में हम लोग बढ़ाते हैं, उत्पादन भी अगर उसी अनुपात में बढ़े तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे सर स्थिर पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैमाने के स्थिर प्रतिफल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब। तो कब बराबर होता है भाई साहब, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जब औसत उत्पाद क्या होती है, अधिकतम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक फर्म के संतुलन की शर्त है। तो इसकी 2 शर्त मैंने बताया था। ठीक है, पहला शर्त क्या
क्या था कि AR बराबर MR होना चाहिए और MR का वक्र MC को नीचे से काटना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 8% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे वृद्धि में पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो सिंपल है, 8/5 बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 13 का B। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होती है? पूर्ति बढ़ जाएगी, सामान ज्यादा हो जाएगा बाजार में, तो क्या होगी? दाम कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी? कीमत में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर बताइए कि संतुलन की कीमत क्या होगी? तो संतुलन की कीमत क्या कब होता है? जब संतुलन की कीमत तब होता है जब आपका मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मांग कहाँ पे बराबर हो रहा है, पूर्ति कहाँ पे बराबर हो रहा है? तो यहाँ पे 5वां में, ठीक है। तो यहाँ पे 30 और 30 से बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलन की कीमत क्या हो जाएगी आपका? यहाँ पे हो जाएगा 5वां नंबर में, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे मांग और पूर्ति यहाँ पे बराबर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर संतुलन की कीमत पूछा है जी। कीमत यहाँ पे देखिए आपका 5 दिया गया है, तो संतुलन की कीमत 5 होगा, ठीक है। 30-30 यहाँ पे हो रहा है, 5 पर 30-30 दोनों मांग और पूर्ति बराबर हो रहा है, तो संतुलन की कीमत क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का अर्थ है, तो सब्जेक्टिव में बताए थे इसका अर्थ होता है बड़ा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? तो क्या होता है भाई सब? वस्तु की कीमत में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। मुद्रा की वैल्यू गिरने लगता है और वस्तु की कीमत में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूंजी में परिश्रमी को क्या कहते हैं? तो पूंजी में परिश्रमी को क्या कहते हैं? तो इसमें कहा जाता है आपका ब्याज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ब्याज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर का क्वेश्चन कि आपका दिया गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो कई बार बताए एडम स्मिथ, जिसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस साधन कीमत लागत पर आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? तो गेहूं का उपजाना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गेहूं से आटा तैयार करना, बेचना, ये सेकंड में आ जाएगा, ये थर्ड में आ जाएगा। प्राथमिक में आपका गेहूं से उपजाना नहीं कि कृषि वाला कार्य। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है कि माल सूची में क्या सम्मिलित रहती है? तो माल सूची में आपका क्या सम्मिलित रहता है? तो ये आपका अविकृत निर्मित वस्तु, कच्चे माल और अर्ध निर्मित वस्तु, ये सभी सम्मिलित रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि GNP और NNP के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे आपका मूल्य ह्रास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा बैंक आम जनता के से जमा स्वीकार नहीं करता है? तो कौन सा बैंक? तो जितना भी बैंक है आपका, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब व्यापारिक बैंक है, ठीक है। झारखंड ग्रामीण बैंक तो ये तो स्वीकार करता है। रिजर्व बैंक इंडिया बैंकों का बैंक है, ये आपका ग्राहक का जमा, आम जनता का जमा स्वीकार नहीं करता है, सिर्फ बैंकों का जमा स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा निर्गमन के लिए कौन सा बैंक है? तो RBI मुद्रा निर्गमन करता है, नोट जारी करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 26 नंबर कि निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे आप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। डेल्टा वाई बटा डेल्टा ई फॉर्मूला बताया था जी, इसी प्रकार से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दिया है आपका सीमांत परिवर्ती MPC, तो पूछ रहा है कि सीमांत परिवर्ती आपका बचत परिवर्ती क्या होगी? MPS बराबर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए MPC बराबर 0.6 रख दीजिए, ठीक है। तो 0.6 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, यानी कि 0.4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा MPS बराबर 0.4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका कर्ज एक क्या है? पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संतुलित बजट क्या है? तो कोई भी संतुलित कब होता है? जहाँ पे दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो बजट में क्या आती है? एक प्राप्तियों को दिखाया जाता है और व्यय को दिखाया जाता है बजट में। तो संतुलित बजट उसे कहते हैं जिसमें प्राप्तियां और आपका व्यय बराबर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राप्तियां बराबर आपका व्यय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष में देश के कुल वस्तुओं के दौरान 250 करोड़ रुपए का आयात तथा 300 करोड़ रुपए का निर्यात है, ठीक है। तो व्यापार संतुलन क्या है? तो व्यापार संतुलन क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं? निर्यात में आयात को घटा देते हैं। तो निर्यात यहाँ पे 300 करोड़ है, आयात कितना है? 250, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 करोड़, तो यहाँ पे आपका व्यापार संतुलन 50 करोड़ हो जाएगा। आगे देखिए यही लास्ट क्वेश्चन था ना। तो आप लोग बताइए कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले सब्जेक्ट और आंसर के आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।